हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में आज के इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये मान के चलिए हर बार जो है किसी न किसी तरीके से हर बार पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम जानेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, पहले इसको अच्छे समझेंगे उदाहरण सहित। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध कौन सा होता है, या जिसे हम नरश समीकरण के नाम से जानते हैं। तो इन सब को हम अच्छे से जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस एक बार देखोगे आपका तैयार हो जाएगा, दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होते क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, नाम हमने क्या कहा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक मतलब कोई मानक होगा, और इलेक्ट्रोड विभव को हमने पिछले लेक्चर्स में बताया। क्या बताया है इलेक्ट्रोड विभव के बारे में? हमने पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोड विभव में यही बताया है कि जब किसी धात्विक क्षण को ये मान लीजिए धात की क्षण है, जब किसी धात्विक क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, मतलब धातु के लवण का जलीय विलयन। तो सीधी सी बात है कि भाई जब किसी धात्विक क्षण को उसके किसी लवण के मतलब जैसे धातु उसी का लवण का जलीय विलयन होगा। ऐसा नहीं कि धातु हमारा जिंक का है, विलयन डुबोलेंगे कापर का, ना, विलयन बनाएंगे कापर सल्फेट का, ना। अगर जिंक की क्षण है तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन भी होगा, ठीक। अगर कापर की क्षण होगी तो कापर सल्फेट सोल्यूशन होगा। सिल्वर की क्षण होगी तो सिल्वर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होगा, ठीक। तो कहने मतलब जब किसी धात्विक क्षण को उसी के किसी धात के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धात की क्षण पर विलयन के सापेक्ष जो है धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और विलयन और क्षण के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो बात इलेक्ट्रोड विभव की थी, अब बात इलेक्ट्रोड विभव की नहीं है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो जब स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, थोड़ा बढ़िया वीआईपी बना रहे हो, तो उसका कुछ पैमाना भी बनाओगे, कहाँ कितने क्राइटेरिया रहेगा। तो उसका क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कम 25, एकदम फिक्स कर लो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धात्विक क्षण, बात वही कहना है, बस थोड़ा से और बढ़ा लो। उसमें क्या बढ़ाना है, 25 डिग्री से, यानी ये जो प्रक्रिया कराओगे इसका कितना फिक्स कर लोगे, एक तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को और 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोएंगे। कहाँ डुबोगे, यानी जो लवण का विलयन होगा इसका कंसंट्रेशन होगा 1 मोल कंसंट्रेशन, यानी 1 मोल धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं। यानी एक काम फिक्स हो गया 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धात्विक क्षण को 1 मोलर कंसंट्रेशन यानी 1 मोल सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है। विलयन कैसा डुबोगे, कौन से विलयन में डुबोगे, 1 मोल धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं। तो वही काम होगा, क्या होगा भाई, तो धातु के क्षण और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। समझ में आए? मानक कब लगाओगे, जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप लगाओगे और 1 मोलर कंसंट्रेट सांद्रता के विलयन में डुबोगे। बस इतना कर देना, बाकी सब वही बतिया लिख देना जो जानते हो बस। तो वही हमने लिखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की क्षण को, कौन सी क्षण को, जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने से धातु तथा विलयन के मध्य, वही बात बता रहे भाई, धातु तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे धातु का क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को ये लिखने के बाद ऊपर 0 लगा देंगे। समझ में आ गए? ऐसे लिखा जाएगा, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव को इनाट पढ़िए, लोग नाटे बोलते हैं, अब मैं 0 बोलता हूँ, ठीक है। तो ये 0 से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया? अब बात यह आती है कि धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव उनकी इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति प्रकट करता है। यानी जितना भी इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है उसकी प्रवृत्ति के बारे में बताता है। विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव की तुलना मानक इलेक्ट्रोड विभव द्वारा करते हैं। यानी जितना भी इलेक्ट्रोड विभव होता है अलग अलग मेटल्स का, उसकी तुलना किससे करते हैं,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव से किया जाता है। समझ में आ गई? नहीं तो ये तो बात हो गई कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। तो एक बात याद आ गया होगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर धातु सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है या उत्पन्न होता है उसे हम धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया? इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं, यानी कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं वो उसी पर आधारित होते हैं। और विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव की तुलना मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब E0 से किया जाता है। अब कुछ हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए जिंक की छड़ है, कौन सी छड़, ये जिंक की छड़ है और कहाँ डुबोगे, ZnSO4 के विलयन में। कब? 1 मोलर कंसंट्रेट सांद्रता के विलयन में डुबोया जाएगा। समझ में? इसी तरीके से अगर Ag की छड़ है तो हम AgNO3 के विलयन में डुबोएंगे। कब डुबोगे? 1 मोलर कंसंट्रेशन। समझ में आ गई? यही पहचान है। इसी तरीके से और बता सकते हो, Cu की छड़ है, CuSO4 के विलयन में डुबोगे। कब? 1 मोलर कंसंट्रेशन। आदि ये सब जो है आदि 25 डिग्री सेल्सियस पर उत्पन्न विभवांतर जो होगा, उत्पन्न विभवांतर उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने सब लिखा है इन सब का जो है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होते हैं। समझ में आ गया? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, अब तो नहीं भूलोगे ना। चलो अब इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होते हैं जो हर साल पूछा जाता है, या संबंध करके पूछा जाएगा, या तो नरेस्ट इक्वेशन क्या होते हैं, इसको भी अच्छे से जान लेते हैं। भाई अगर हम बात करें किसी भी इलेक्ट्रोड विभव जो हमारा E होता है तथा जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है E0 होता है, इसमें निम्न संबंध होता है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पे अगर देखा जाए तो निम्न संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? तो चलिए हम बताते हैं इसको कौन सा संबंध होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, माना इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। भाई अगर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की बात करें तो जैसे मान लीजिए M है, ये हमारा कोई मेटल है। अब ये जो है Mn प्लस चार्ज बना रहा है, मतलब N इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है। भाई मेटल है, मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। भाई कोई भी एलिमेंट्स जो है तत्व अगर अपने में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो वह प्रक्रिया ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण बोली जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इस अभिक्रिया पर जर्मन वैज्ञानिक नरेस्ट के अनुसार इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी भाई अगर हम बात करें कि ये जो कोई भी समीकरण है, ये मौके पर जो समीकरण लिया गया है, अगर इसका हम जर्मन वैज्ञानिक नरेस्ट है, नरेस्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में जो संबंध बनता है वो आपका बनेगा E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10 ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10 ऑक्सीकृत अवस्था और बटे अपचयित अवस्था। ये आपका जो है ये जो समीकरण बनता है इसे हम नरेस्ट समीकरण कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में नरेस्ट समीकरण के नाम से खूब पूछा जाता है, तो एक समीकरण आप तैयार कर लीजिए। E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10 ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था। अगर मान लीजिए इसी को थोड़ा और सही करके लिखना चाहते हैं तो दूसरा समीकरण E बराबर E0 माइनस 0.059 अपान N log बेस 10 ऑक्सीकृत अवस्था OS अपचयित अवस्था RS, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन जो है नरेस्ट इक्वेशन बोला जाता है। अब इसमें कौन क्या है चलिए इसको देख लेते हैं। जहां E बराबर इलेक्ट्रोड विभव है और E0 बराबर जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इसमें एक आपको R दिख रहा होगा, R बराबर गैस स्थिरांक है
आपको T दिख रहा होगा, ये परम ताप है, और आपको एक n स्मॉल m दिख रहा होगा। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो n दिया गया है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगर हम बात F की करें तो ये फैराडे है और इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम होता है। इसको याद कर लीजिएगा। तो समझ में आ गया होगा कि ये नरेस्ट इक्वेशन होता क्या है। आपको समझ में आ गया नहीं? नरेस्ट इक्वेशन याद कर लीजिएगा। नरेस्ट इक्वेशन जो बनता है, अगर मान लीजिए m है, कोई मेटल है, इसको जब डुबोया गया तो Mn प्लस चार्ज और n इलेक्ट्रॉन होता है, बनता है। तो अब इस पर अगर जर्मन वैज्ञानिक के अनुसार, नरेस्ट के अनुसार देखा जाए तो जो समीकरण हमें E और E0 में मिलेगा वो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log base 10 ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था होगा। और फिर जो है इसी को E बराबर E0 माइनस 0.059, यहाँ R और T और F तीनों की वैल्यू रख देंगे। भाई R गैस स्थिरांक, T परम ताप 25 डिग्री सेल्सियस पे बात ही कर रहे हो, और F फैराडे 96,500 हो जाएगा। रख करके सॉल्व करोगे तो यह आपका 0.059 अपान n log base 10 OS अपान RS जो है बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि नरेस्ट इक्वेशन होते क्या है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में खूब जो है पूछे जाते हैं कि नरेस्ट समीकरण से आप क्या समझते हैं, या इलेक्ट्रोड विभव। भाई E क्या है? इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड विभव है, और E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो दोनों में संबंध को ये जो है स्थापित करता है, दोनों में संबंध को दर्शाता है। इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं और इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। नरेस्ट समीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।